मखसूस नशिस्तों का केस अदालत में मौजूद है, एक तरफ फॉर्म 45 वाले, एक तरफ फॉर्म 47 वाले। ऊंट दोनों में से किस करवट बैठेगा, ये तो अब ऊंट ही बताएगा। हो सकता है ऊंट किसी करवट बैठना पसंद ना करे और खड़ा ही रहे, फिर ऐसी सूरत में क्या होगा? क्योंकि हमें बाज केसों में हमने देखा है कि ऊंट को लंबी मुद्दत के लिए खड़ा रखा जाता है, उसे दाएं करवट बाएं करवट बिठाया ही नहीं जाता। ऊंट की इस खास तैयारी है करवाई गई है कि उसे तीनों तरह के फैसले जो भी उसके सामने आए वो उनके मुताबिक चले। इंसाफ की कुर्सी पर बैठे जज साहिब इस केस का फैसला जाहिर है इंसाफ के मुताबिक ही करेंगे तो इंसाफ होगा, वरना ये रौला पड़ा ही रहेगा और 45 और 47 के ये आदाद लोगों की समातों में गूंजते ही रहेंगे और शुगल मेला लगा रहेगा। इससे शुगल मेला लगा रहेगा और तो कुछ नहीं। अदालत से जब से पल पल की खबरें बाहर आने लगी हैं, काजी साहबान भी पूरे टशन से आ रहे हैं। एक लफाफा सहाफी के बकौल फैसला वही है जो पहले रोज से है, यानी इस फैसले से भी कोई बड़ी तब्दीली नहीं आएगी। यानी 45 और 47 का फैसला आ भी जाए, चाहे वो दाएं आए चाहे बाएं आए, चाहे ऊंट के खड़े रहने की सूरत में आए, उससे कोई तब्दीली नहीं आएगी। चले देखते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सियासत के किंग मौलाना फजलुर रहमान ने लफ्जी गोलाबारी का सिलसिला जारी रखा हुआ है। उनकी तकरीरें फौज को वापस बैरकों में भेज पाती हैं या नहीं, उनकी तकरीरें इमरान खान की रिहाई में कोई मददगार साबित हो पाती हैं या नहीं, दोनों का तजिया करने के बाद हमें लगता है कि ना तो उनकी तकरीरें फौज को वापस उसके काम पर भेज सकती हैं और ना ही वो वापस इमरान खान को बाहर निकालने के लिए संजीदा दिखाई दे रहे हैं। अलबत्ता वो उन्होंने अपनी सर्द जंग कह लें या गर्म जंग कह लें या लफ्जी गोलाबारी कह लें, उसका रुख उन्होंने बराह रास्त ताकतवर हलकों की तरफ कर रखा है और उनसे वो बार बार मुखातिब होकर कहते हैं कि वो काम करो जो आप करने के लिए आए हो, वो काम करो जो आपका आइन में दर्ज है, वो काम मत करो जो आपका आइन में दर्ज नहीं है। अपनी मर्जी से सारे ही काम अगर आप करने शुरू कर देंगे तो सारे काम खराब हो जाएंगे और खराब हो चुके हैं। ये है मौलाना का मकसद। मगर कहीं से भी मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा मौलाना की बातों से या तकरीरों से कि वो बड़े संजीदा हैं कि कैदी नंबर 804 को भी जेल से बाहर निकाला जाए। इमरान खान की रिहाई शायद उनका मकसद ना हो, ऐसा भी हो सकता है, या कोई बहुत बड़ी मिठाई उनका मकसद हो। एक और तज्जिया निगार का यह भी कहना था कि मौलाना आने वाले दिनों में कोई बहुत बड़ी मिठाई उनको या मुंह मीठा करने की कार्रवाई उनके साथ हो सकती है, उन्हें कोई बर्फी, कोई लड्डू, कोई रसगुल्ला, कुछ भी मुंह मीठा करने के लिए उन्हें पेश किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान को फिलहाल हमें जेल में ही दिखाई दे रहे हैं। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, अगर मौलाना का काम इमरान की रिहाई नहीं है तो फिर जो भी काम है उस काम को वो अकेले ही करेंगे, वो करेंगे। हुकूमत तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करना चाहती है या फिर इमरान खान से मुज़ाकरात करना चाहती है? जी हाँ, आप सुनकर परेशान हो रहे होंगे कि आखिर तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात का मतलब इमरान खान से मुज़ाकरात ही हैं, मगर अब ये बात ऐसे नहीं रही, इतनी आसान नहीं रही, बात अब गोल हो गई है। वैसे बज़ाहिर तो तहरीक इंसाफ और बानी तहरीक इंसाफ एक ही हैं, मगर अफवाहें हैं कि इनको भी एक खास तरीके से एक मखसूस प्रोसेस से गुजारने के बाद दो करने के मरहले जो हैं ज़ेरे गौर हैं। यानी जेल से बाहर वाली तहरीक इंसाफ तो कोई हुकूमत में भी कोई हिस्सा मिल सकता है आने वाले दिनों में, मगर जेल के अंदर वाली तहरीक इंसाफ को कुछ मिलने के चांसेस नजर नहीं आ रहे हैं। यूं हम ये कह सकते हैं कि बानी पीटीआई बेशक जेल के अंदर रहे, पीटीआई जेल से बाहर रहेगी और खूब फायदे में भी रहेगी। अगली खबर है जी कि लोड शेडिंग। बोलता कॉलम तो आप पाकिस्तान की तमाम खबरों के ऊपर जो है वो अपना तज्जिया पेश करेगा। तो आज ये जो लोड शेडिंग के खिलाफ जो हंगामे हो रहे हैं ये कोई नई बात नहीं। अब तो लोड शेडिंग के खिलाफ, गैस और तेल की महंगाई के खिलाफ जब बातें सुनते हैं तो रिपोर्ट्स बनती या मीडिया के कॉलम्स या खबरें पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये बस सब घिसा पिटा निज़ाम है, हर साल यही कुछ होता रहेगा। लोड शेडिंग ही ख़त्म नहीं हो रही हमारे मुल्क से, तो यहाँ जहाँ लाइट ही नहीं है वहाँ और क्या होगा। तो खैर ये जो लोड शेडिंग के मारे लोग, इनसे इस लिहाज से हम हमदर्दी का इजहार करते हैं, कसम से सोचते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि शदीद गर्मी के इस मौसम में ये लोग किस तरह से गुजारा करते होंगे। हाथ वाले पंखों का दौर, यानी पुराने ज़माने कदीम दौर में चले गए हैं लोग। हाथ वाले पंखों के साथ अब जो है वो न्यूज़ बनती हैं, रिपोर्ट्स बनती हैं और हम देख कर दिल दुखी हो जाता है, मगर क्या कर सकते हैं। खैर, ये असरात आने वाले दिनों में क्या रूनमाई, किस घूंघट की रूनमाई करके अंदर से कौन सी दुल्हन बरामद करेंगे ये भी देखा जाएगा, क्योंकि इन लोग जो हैं ये गर्मियों के मौसम में गर्म हो जाते हैं, सर्दियों में ठंडे हो जाते हैं। तो इनको गर्मियों के मौसम में थोड़ा सा 1-2 महीने और ऐसे ही तूल देकर इन हंगामों को ख़त्म किया जाएगा, या सर्दियां जाते ही ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ठंडे हो जाएंगे।
تو فرق بہرحال پڑے گا. ان لوڈ شیڈنگ کے خلاف ہونے والے ہنگاموں سے حکومت کو منہ کالک تو برداشت کرنی پڑ رہی ہے اور وہ خوب اچھی خاصی ہو رہی ہے. آخر میں ایک بہت ہی افسوسناک خبر میں آج کی اس ولاگ میں شامل کرتا چلوں کہ لاہور میں مہندی کی تقریب میں فائرنگ سے 16 سالہ لڑکی جاں بحق ہو گئی. یہ پالیٹکس اور ملک کی کرنٹ افیئر سے ذرا ہٹ کر ایک اداس کر دینے والی خبر ہے کہ یہ خوشی کے موقع پر نہ جانے ہمیں کیا ہو جاتا ہے اور ہم ہوائی فائرنگ کرنا شروع کر دیتے. یہ کہاں کا کلچر ہے؟ میں نے دنیا میں اور تو شاید مجھے تو کہیں نظر نہیں آیا, لیکن یہ چند ملکوں کے اندر ہی مجھے ایسا نظر آتا ہے جن میں پاکستان تو سر فہرست ہے, جہاں خوشی کے موقع پر لوگ بندوق نکال لیتے ہیں اور ہوائی فائرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. افغانستان میں بھی ایسا ہوتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ عرب ملکوں میں بھی لک چھپ کر ایسا ہوتے دیکھا ہے. مگر یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ خوشی کیسی خوشی ہے کہ جس میں آپ ہوائی فائرنگ کرنا شروع کر دیں؟ 16 سالہ لڑکی کا کیا قصور تھا؟ اس نوجوان لڑکی کو جاں بحق کر دیا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ لڑکی دولہے والوں کی طرف سے ہونے والی فائرنگ سے لڑکی جاں بحق ہو گئی. تو دولہے والے جو ہیں یہ اتنی کیا خوشی, مطلب کسی کی لڑکی کے ساتھ شادی کرنے جاتے ہو, ڈولی اٹھانے جاتے ہو, تو ایسا بھی کیا تم لوگ تیر مار لیتے ہو کہ تم لوگ ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے جاتے ہو؟ کچھ شرم کرنا چاہیے. شرم حیا ہوتی ہے, کچھ شرم چیز ہوتی ہے. تو ایسے ہر واقعے کے اندر جو جس میں جانی نقصان ہو یا نہ ہو, مگر ہوائی فائرنگ جب بھی کوئی خوشی یا جس بھی عالم میں کرتا ہے مجھے تو وہ افسوسناک لگتا ہے اور بیمار ذہنوں کا کام لگتا ہے. بہرحال آج کے بولتے کالم میں ہم نے مخصوص نشستوں کے کیس کی جو کہ عدالت میں چل رہا ہے فارم 45 47 کے درمیان, ان دونوں کی کشتی کی خبر آپ کو سنائی ہے. اصل خبر تب ہی آئے گی جب اس پر عدالت کا فیصلہ آئے گا کہ دونوں پہلوان 45 اور 47 آپس میں جب ٹکرائے تو کون سے پہلوان کی جیت ہوئی. یہ جیت ہم دیکھنے کے لیے تیار رہیں گے, ہم نے کان کھڑے رکھیں گے اور خبر جیسے ہی عدالت سے فیصلہ آتا ہے ہم آپ کو اس بارے میں اپڈیٹ بھی کریں گے اور میں اپنا تبصرہ بھی اپنے مخصوص ادبی اور فلسفیانہ انداز میں آپ تک پہنچاتا رہوں گا. آج کے اسی بولتے کالم میں ہم نے مولانا صاحب کا بھی ذکر کیا. ان کے فین ہم سے نراش نہ ہوا کریں. ہمیں کہا جاتا ہے آپ مولانا صاحب کے بارے میں کوئی بہت کم بولتے ہیں, اپنے کالمز میں ان کو بہت کم لے کر آتے ہیں. تو بولتا کالم میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہم لاتے رہا کریں گے کیونکہ ان کے فینز میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے قائد کی بھی بات کی جائے. تو آپ کے قائد کی بھی بات کی جاتی رہے گی اور قیدی نمبر 804 کی بھی بات ہوتی رہے گی جو پاکستان کی پوری نوجوان نسل کا مرشد ہے. اپنا خیال سب رکھتے ہیں, آپ ان کا بھی خیال رکھا کریں جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا. آج کے اس بولتے کالم سے عزیر رشید کو اجازت دے دیجئے. اللہ ہو آپ سب کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.